नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने एडिटोरियल डिस्कशन में एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अफगान जो रिलेटेड इशू चल रहा है अफगान में तालिबान को लेकर के। उसमें हमारा फोकस होगा अमेरिका कैसे एंट्री किया अफगानिस्तान में, क्या क्या किया अमेरिका ने, उस समय अफगान की क्या स्थिति थी, शुरुआती दौर में अफगान की क्या स्थिति थी, जब साम्यवादी शक्तियाँ थी तब क्या स्थिति थी अफगान की। और जो हमारा विशेष फोकस होगा इस क्वेश्चन में वो ये होगा बच्चों कि जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका बाहर जाएगा अपनी सेना को लेकर के, जैसे कि माना जा रहा है कि अमेरिका तालिबान शक्ति से पीछे हट रहा है और वो अपना एक एग्रीमेंट करके बाहर की ओर मूव कर रहा है, तब वहाँ अल्पसंख्यक महिला एवं बच्चों की स्थिति क्या होगी, विशेषतः महिलाओं की स्थिति क्या होगी। क्या 2001 से पहले वाला जो तालिबान शासक था जिसमें महिलाओं का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ था, क्या स्थिति वही होगी या हमारा जो एग्रीमेंट होगा उसके इतर कुछ स्थिति में बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। तो हमारा जो मुद्दा है आज वो अफगान मुद्दा है। क्या है? अफगान मुद्दा। और जिसमें जो फोकस होगा हमारा वो महिलाओं को लेकर के होगा, महिलाओं की स्थिति को लेकर के, महिलाओं की स्थिति को लेकर के हमारा क्या होगा, फोकस होगा। और ये जो हमारा टॉपिक है ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में आता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेपर नंबर 2 मेंस में, पेपर नंबर 2 में ये हमारा टॉपिक आके लगेगा। तो मैं थोड़ा सा जब अफगान इशू को डिस्कस कराऊंगा तो उससे पहले मैं एक मैप आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अफगान में आपको उस मैप को भी जानकारी रखनी है। तो ये मान के चलिए ये अफगानिस्तान है, इसके नीचे क्या है, इसके नीचे पाकिस्तान है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है, ठीक है ना। इसके इधर यहाँ इंडिया है, यहाँ थोड़ा सा इसके इधर ये चाइना है, चीन है। ये याद रखना है आपको एक एक चीज, यहां तक ये पाकिस्तान है और इधर इसके ईरान है। क्या है? ईरान है। जब हम इसके ऊपर चलते हैं तो ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। और थोड़ा सा ऊपर इसके उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और जैसे ही हम नीचे आते हैं इसके यहाँ इस क्षेत्र पे आते हैं, ऐसे वाले क्षेत्र पर आते हैं, तो यहाँ ताजिकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ये भी आपको ध्यान रखना। ताजिकिस्तान की जब राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दुशाबे है, याद रखना। ये चीन की सबको पता ही है बीजिंग है, ध्यान रखना। इंडिया की सबको पता ही है दिल्ली है, इसकी इस्लामाबाद है पाकिस्तान की, ठीक है ना। ईरान की सबको पता ही है तेहरान है, तेहरान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी सबको पता है अस्वाघात है, अस्वाघात है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की तो सबको पता है इसकी ताशकंद है। तो ये इनकी क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। तो उज्बेकिस्तान कई जनजातियों वाला जैसे पाश्तून है, ताजिक है, हजारा है, इस तरह की कई जनजातियों वाला क्या है, जनजाति समुदाय वाला एक भौगोलिक क्षेत्र है। हाल में थोड़ा सा मैं इशू की जिक्र करता हूं, उसके बाद इसके बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे। तो हाल में क्या हुआ है, पहले की तरह ही एक प्रांत पड़ता है हेलमंद, अफगानिस्तान का एक प्रांत है बच्चों, हेलमंद। इस हेलमंद प्रांत में तालिबान सेना या संगठन और अफगान सेना, सैन्य बल के बीच भारी झड़प हुई है। क्या हुई है? भारी झड़प हुई है, जिसमें गोलाबारी हुई है, ठीक है ना। जिसके चलते जो अफगान हैं वहां के लोग काफी डरे हुए थे और यहां से हजारों परिवारों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब अपना घर छोड़कर वो भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। जबकि ये माना जाता है कोरोना से पहले फरवरी 2020 में
तालिबान और अमेरिका सेना के बीच, मतलब अमेरिका सेना के बीच यूएसए प्लस तालिबान के बीच एक शांति समझौता हुआ था, और इस शांति समझौता को हम दोहा शांति समझौता के नाम से भी जानते हैं। दोहा मतलब ये कतर की राजधानी है, कतर में ये हुआ था अमेरिका और तालिबान सेना के बीच, जिसमें अफगान भी शामिल था, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि तालिबान जो है इसका कई बार शांति समझौते का क्या कर चुका है, उल्लंघन कर चुका है। अब फिर ऐसा भी लग रहा है कि 2 दशक के करीब हो गई, लगभग 20 साल हो गई। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, प्रवेश एंट्री की थी। जब से लेकर आज तक कोई भी निर्णय यहां नहीं निकला। तो 2 दशक से भी यहां गैर निर्णायक संघर्ष जारी है, और यह देखने को मिल रहा है कि यूएसए से जो अफगान सेना है पीछे की ओर हट रही है। जब यूएसए से अफगान सेना पीछे की ओर हट रही है तो साफ तौर पे दिख रहा है कि अफगानिस्तान में फिर से अस्थिरता और अशांति तालिबान को लेकर के, कट्टरपंथी इस्लाम को लेकर के कायम हो जाएगी, जिसके चलते कमजोर वर्ग जिसे हम अल्पसंख्यक बोल सकते हैं, महिला एवं बच्चे, इनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा किसमें पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो ये तो हाल का इशू है। अब हम इस तालिबान मुद्दे को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों, बहुत कम समय में, जिससे कि आप मेंस का कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो उसे आसानी से सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को डिस्कस करूंगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं बच्चों, तो सर्वप्रथम हमें यह समझ आता है कि वर्ष 1990 से पहले अफगान क्षेत्र पर या अफगानिस्तान क्षेत्र पर कम्युनिस्ट का वर्चस्व था। कम्युनिस्टों का या साम्यवादों का बोल सकते हो, साम्यवादी शक्तियों का क्या था, वर्चस्व था। तब यहां बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अंदर महिला एवं अल्पसंख्यकों का घोर शोषण किया गया था, और शोषण की हद उतनी थी कि यह माना जाता है कि वर्ष 1980 तक लगभग 40 लाख लोग अफगानिस्तान से पाक की ओर क्या कर गए थे, पलायन कर गए थे, और पाक में अपना प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहे। इसी डर से, इन्हीं के घोर संघर्ष की डर से, तो सामान्यतः यह माना जाता है कि इस शासन को, साम्यवादी शासन को यूएसए व अन्य ऐसे ही देश और पाक के, मुख्यतः यूएसए का समर्थन किसने किया था उस समय, पाक के समर्थन की वजह से साम्यवादी शक्तियों को वर्ष 1990 में अफगानिस्तान से क्या कर दिया था, अफगानिस्तान से हटा दिया था, ठीक है ना। तो यहां से वर्ष 1990 में जब साम्यवादी कम्युनिस्ट शक्तियां हटी, तो उत्तरी पाकिस्तान में, कहां, नॉर्थ पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन का उदय हुआ था, और उस संगठन का नाम था तालिबान। क्या नाम था, तालिबान। इस संगठन ने धीरे धीरे अपने इस्लामिक कट्टरवाद में अफगानिस्तान के मैक्सिमम क्षेत्र को जकड़ लिया था, मतलब उसमें भी अपनी पकड़ बना ली थी, और पकड़ उस हद तक बनाई इसने कि वर्ष 1996 में इसने अफगानिस्तान में अपना शासन या अपना राज कायम कर दिया। तो यह माना जाता है कि
कि वर्ष 1996 से लेकर के 2001 तक, वर्ष 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कायम रहा। और इस दौरान बड़े पैमाने पर वहां की जनता, और जनता में विशेषतः अगर मैं बात करूं तो अल्पसंख्यक वर्ग, और बहुत ज्यादा विशेष बात करूं तो महिलाओं का घोर शोषण किया गया। घोर शोषण, जघन्य अपराध इन लोगों के साथ किया गया। हद उतनी ज्यादा हो गई कि यदि मैं विशेषतः महिलाओं की स्थिति की बात करूं 1996-2001 के बीच में, तो इन महिलाओं को इतना बांध दिया गया कि ये महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। दूसरी अगर मैं बात करूं, महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। इनके लिए शिक्षा पे क्या कर रखा था तालिबान ने? प्रतिबंध लगा रखा था। नौकरियों पर प्रतिबंध लगा रखा था, अन्य रोजगारों पर प्रतिबंध लगा रखा था। समझ में नहीं आ रही? महिला रोजगार नहीं कर सकती। बस विशेष कंडीशन में खुद अफगानिस्तान अपने लिए अफीम की खेती के लिए इनके लिए क्या कर रखा था? अलाउ कर रखा था कि भाई तुम वहां से अपना आर्थिक जो जरूरत है उसे पूरा कर सकते हो अफीम की खेती करके। दूसरी बात, ना ही इनको राजनीति में कोई बोलने का अधिकार था और ना ही सार्वजनिक तौर तरीकों पर ये बोल सकती थी। दूसरी बात, इनके अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये महिलाएं अपने स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में पुरुष डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती थी। तो आप देख सकते हो कि महिलाओं को शिक्षा से रोका जा रहा है, रोजगारों से रोका जा रहा है, उनकी राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र से उनको रोका जा रहा है। जहां तक अगर मैं स्वास्थ्य सेक्टर की बात करूं तो महिलाएं तालिबान के शासनकाल में स्वास्थ्य के लिए पुरुष डॉक्टर के पास नहीं जाती। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं, बिना पुरुष के वो घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय महिलाओं की स्थिति अफगानिस्तान में कितनी प्रताड़ित और विचलित रही होगी। उसके बाद में एक नया फेज स्टार्ट होता है अफगानिस्तान में, और वो फेज स्टार्ट होता है वर्ष 2001 से। वर्ष 2001 में जब हम 9/11 की बात करते हैं, जब हम वर्ष 2001 में एक आतंकी अटैक हुआ था जिसे हम 9/11 के नाम से जानते हैं, जो यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था, अटैक हुआ था, जिसके लिए पूरा आरोप यूएसए ने अल-कायदा पर लगाया था, अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन पर लगाया था। तब तालिबान से उस दौरान यूएसए ने यह बोला था कि आप ओसामा बिन लादेन को हमें समर्पित करिए और अपने यहां अल-कायदा को कोई भी शरण मत दीजिए। ये बात किससे रखी थी? वर्ष 2001 के शुरुआती दौर में यूएसए ने तालिबान संगठन से रखी थी, जिसका शासन चल रहा था कहां? अफगानिस्तान में। इस बात को तालिबान ने इग्नोर किया। इसी की गुस्सा में आकर के, इसी के आक्रोश में आकर के यूएसए ने वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी और वहां बड़े पैमाने पर बमबारी की गई, जिसमें यूएसए का जो साथ दिया था वो पाक ने दिया था। ठीक है ना? बल्कि पाक तालिबान का भी सपोर्टर था, लेकिन यूएसए ने इसे कोई ना कोई लालच देके, एक तो इसे नाटो का एलाई कंट्री बनाने का लालच दिया था, अन्य आर्थिक लालच दिए थे इसे। ठीक है ना? तो अब इसका सपोर्ट फिर किसने किया? इसका सपोर्ट फिर पाक ने किया और तालिबान शासन को हटा करके हामिद करजई का शासन अफगानिस्तान में वर्ष 2001 में स्थापित किया। जब वो अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक शासन स्थापित किया यूएसए ने, जिसके प्रशासनिक प्रमुख हामिद करजई थे, तो उसके बाद वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 2004 के दौरान
अफगानिस्तान संविधान तैयार होता है। अफगानिस्तान में क्या तैयार होता है? संविधान। और इस संविधान में जो महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार थे, विशेषतः महिलाओं के जो सामाजिक आर्थिक अधिकार थे, महिलाओं के जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो थे उनमें पुनः सुधार स्थापित किया गया। क्या किया गया? उनमें पुनः सुधार स्थापित किया गया। और ये देखा गया कि वर्ष 2018 तक अफगानिस्तान में लगभग 3135 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। और यह बोला गया कि लगभग अफगानिस्तान की 87% आबादी को 2 घंटे के अंतराल में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे जैसे ही लोकतांत्रिक शासन अफगानिस्तान में आया तो सुधार की उम्मीद लोगों के अंदर जागी और सुधार जमीनी स्तर पर देखने को भी मिला। जिसमें अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो वर्ष 2003 में एजुकेशन जो 3 से पहले जो प्राथमिक विद्यालय थे, वर्ष 2003 से पहले जो प्राथमिक विद्यालय थे उन प्राथमिक विद्यालयों में जो लड़कियों का नामांकन था वो 10% से भी क्या था? कम था। लेकिन वर्ष 2017 में यही रेशियो, वर्ष 2017 में यही प्राथमिक रेशियो लड़कियों का लगभग 33% पर पहुंचा। और मैं इसी में अगर माध्यमिक शिक्षा की बात करूं, माध्यमिक विद्यालयों की बात करूं तो माध्यमिक विद्यालयों में ये रेशियो 6% था। कितना था पहले? 2003 से पहले 6%। और 2017 में आकर के यही रेशियो बच्चों 39% पहुंच गया। और तो और ये देखा गया कि वर्ष 2017 तक जो स्कूली शिक्षा थी अफगानिस्तान की, स्कूली विद्यालय शिक्षा, स्कूली शिक्षा, इसमें लगभग 35 लाख लड़कियों के नामांकन और जो विश्वविद्यालय शिक्षा थी इसमें लगभग लड़कियों के 1 लाख नामांकन देखने को मिले। तो तेजी से शिक्षा में भी महिलाओं का इन्वॉल्वेशन देखने को मिला। वर्ष 2009 में जो एक सबसे बड़ा रिफॉर्म किया गया वो ये था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन कानून बनाया गया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन कानून को अफगानिस्तान ने अपनाया। ठीक है। तो ये क्या था? ये पृष्ठभूमि थी अफगान में यूएसए की एंट्री के बाद के बदलाव की। अब बात ये आती है कि यूएसए वर्ष 2001 से लगातार अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। अगर वहां की ज्योग्राफिक स्थिति की बात करूं, कंडीशन की बात करूं मैं, तो अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र पड़ते हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और एक शहरी क्षेत्र पड़ता है। ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां मैक्सिमम 75% महिलाएं हैं और शहरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है, लगभग 25% महिलाएं। और यहां संख्या ऑल ओवर ज्यादा है और यहां संख्या ऑल ओवर क्या है? कम है। यहाँ लगभग 70% संख्या ग्रामीण ऑल ओवर अफगानिस्तान की, यहाँ 30% संख्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र पर जो पकड़ मजबूत है वो किसकी है? तालिबान की है। और शहरी क्षेत्र पर जो पकड़ मजबूत है वो अफगानिस्तान सरकार की है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो अब तालिबान ग्रामीण सेक्टर में मजबूत है। ग्रामीण सेक्टर मैक्सिमम यहाँ जनजातियां भी बहुत ज्यादा हैं। जनजातियों की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ ताजिक भी मिलेगी, यहाँ पाश्तून भी मिलेगी, समझ में आ रही? यहाँ हजारा भी मिलेगी, यहाँ उज्बेक भी मिलेंगी। तो बहुत सारी जनजातियां भी मिलेंगी। ताजिक जनजाति भी ग्रामीण सेक्टर में रहती है, पाश्तून भी रहते हैं, ठीक है ना, हजारा भी रहते हैं,
उज्बेक भी रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि इस ग्रामीण सेक्टर में जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है उसकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है, इसीलिए यूएसए इस पर काबू पाने में असमर्थ है। संघर्ष होते हैं, यूएसए की ओर से भी सैनिक मारे जाते हैं, तालिबान संगठन के जो लोग हैं वो भी मारे जाते हैं, लेकिन 2001 से वर्ष 2020 आज तक की मैं बात कर रहा हूं, यूएसए तालिबान पर अपना काबू या तालिबान पर अपना नियंत्रण पाने में असफल रहा है। इसी को लेकर के यूएसए को जब ऐसा लगा कि यहां नियंत्रण पाना संभव नहीं है और आर्थिक लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, जब यूएसए अरबों खरबों रुपए इस इशू पर खर्च कर चुका है अपने 20 साल के दौरान, तब यूएसए की ये इच्छा है कि जब यहाँ से कोई लाभ ही नहीं मिल रहा तो यहाँ से धीरे से मतलब अपनी बेइज्जती करा के नहीं, एक शांति समझौते करके यहाँ से पीछे की ओर मूव किया जाए। इसी के चलते हुए वर्ष 2020 में दोहा पीस एग्रीमेंट किया गया था। तो फरवरी 2020 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था दोहा शांति समझौता, जिसमें तालिबान और यूएसए सेना, अफगानिस्तान को भी इन्वॉल्वेशन किया था, ठीक है ना, भारत की ओर से भी यहां एक व्यक्ति गए थे। तो ये एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट में कई शर्तें रखी थी, ठीक है ना। तो शर्त क्या थी इस एग्रीमेंट की? वो ये थी, जब ये एग्रीमेंट हुआ था और सबको पता है कि ये जब एग्रीमेंट हुआ था तो यूएसए की ओर से जाल मेय खलील जाद, यूएसए की ओर से जो एम्बेसडर गए थे वो जाल मेय खलील जाद शामिल हुए थे। और ये एग्रीमेंट के बाद भारत में भी इन्होंने अपनी यात्रा की थी और भारत से भी ये बोला था, भारत सरकार से, कि तुम भी कहीं ना कहीं तालिबान से अब अपने संपर्क स्थापित करना, आगे जो मुद्दे चलेंगे, आगे अपने मतलब व्यापारिक एवं सांस्कृतिक माहौल को बनाने के लिए संपर्क स्थापित करिए। लेकिन तालिबान एक मिलिट्री शासन है, भारत किसी मिलिट्री शासन के साथ अपना कोई भी संबंध रखना नहीं चाहता है। तो भारत ने उस समय जल्दबाजी ना करते हुए कहा था कि समय रहते हम इसके बारे में क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा मंथन करेंगे। तो भारत ने उस समय इसे थोड़ा सा इग्नोर ही करना उचित समझा था। तो इसमें जो बात रखी थी वो ये रखी थी कि यूएसए 14 माह के अंदर धीरे धीरे अपनी सेना को क्या करेगा, अफगान से रिमूव करेगा। पहली शर्त ये रखी थी। दूसरी ये रखी थी कि जो अफगान सरकार के प्लस तालिबान के जो आपस में कैदी हैं एक दूसरे के बाद, उन कैदियों की क्या की जाएगी, रिहाई की जाएगी, जिसमें 5000 जो कैदी हैं वो तालिबान के अफगान सरकार ने कैद कर रखे हैं और लगभग 1000 जो कर्मचारी हैं और सैनिक हैं वो तालिबान ने अफगान सरकार के कर रखे हैं। और ये बोला गया था कि जो अंतर अफगान वार्ता होगी, उस अंतर अफगान डायलॉग या वार्ता से पहले ये कैदियों को क्या करना होगा, रिहा करना होगा। नेक्स्ट ये भी बोला गया था कि जो तालिबान के नेता पकड़ रखे हैं, तालिबान के नेताओं पर जो प्रतिबंध लगा रखा है, उस प्रतिबंध को भी क्या किया जाएगा, उस प्रतिबंध को भी हटाया जाएगा, उस प्रतिबंध पे भी रोक लगाई जाएगी। तो अब ये देखा जा रहा है कि मान के चलिए अफगान में जब यूएसए बाहर की ओर मूव कर जाएगा और जब अब यूएसए मूव करेगा, ऑब्वियस बात है तालिबान की पकड़ मजबूत होगी, ठीक है ना। तो मान के चलिए तालिबान शासन यदि अफगानिस्तान में प्रभावी होता है तब क्या स्थिति होगी, ठीक है ना। तो यदि मैं वर्तमान तालिबान के समय महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करूं तो सबको पता है, मैंने अभी बताई थी कि 75% जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, शेष 25% महिलाएं वो शहरी क्षेत्र में रहती हैं। और इस ग्रामीण क्षेत्र पर जो पकड़ है वो किसकी है, वो ग्रामीण क्षेत्र पर पकड़ तालिबान की है। तब तो निश्चित रूप से अफगान सरकार
तालिबान के सामने क्या रहेगी? अफगान सरकार क्या दिखेगी? नाकामयाब, क्योंकि उसे सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तब ये नाकामयाब दिखेगी तो यहां लगातार क्या दिखेंगी? हिंसात्मक संघर्ष अफगान में क्या रहेंगे? जारी रहेंगे। जब हिंसात्मक संघर्ष अफगानिस्तान में जारी रहेंगे, जैसे कि वर्तमान में भी हम देख रहे हैं जारी हैं। एक रिपोर्ट आई थी वर्ष 2011 में, उस रिपोर्ट में यह बोला गया था कि दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान कौन है? अफगानिस्तान ही है। सबसे जो असुरक्षित स्थान है वो क्या है? अफगानिस्तान है। जबकि अगर हम वर्तमान दृष्टिकोण से देखें तो मध्य पूर्व में जो इस्लाम है, मध्य पूर्व का इस्लाम जब कमजोर होगा, और हो भी रहा है, तो निश्चित रूप से तालिबान या इस्लामिक, मध्य पूर्व इस्लामिक स्टेट लिख लेना है ना, इस्लामिक स्टेट जब कमजोर होगा तो तालिबान जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उसको क्या मिल जाएगा? इस क्षेत्र में एक मंच मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब एक मंच मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक और महिलाओं और बच्चों का पुनः शोषण स्टार्ट हो जाएगा। उनका उत्पीड़न निश्चित रूप से आगे की ओर क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि वर्तमान में जो कुछ लोकतांत्रिक राजनीतिक दल हैं अफगानिस्तान में, वो लोकतांत्रिक जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में, उनके बीच में क्या है? हितों के टकराव को लेकर के आपस में भी टकराव चल रहा है। तो ये जो लोकतांत्रिक दल है आपस में टकराव की वजह से इनमें से कुछ किसका समर्थन कर रहे हैं? तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। तब तो तालिबान शक्ति और भी ज्यादा क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। यहां तालिबान और भी मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात, जब यूएसए से पीस एग्रीमेंट हुआ था, पीस एग्रीमेंट हुआ था, तो तालिबान ने एक बात की थी महिला सुरक्षा को लेकर के कि हम महिलाओं की सुरक्षा अपने शरिया कानून के माध्यम से करेंगे। मुस्लिमों में एक शरिया कानून होता है इस्लाम में, लेकिन उस पर कहने के बाद तालिबान का कोई फीडबैक नहीं आया था। तालिबान ने इसे आज तक कोई स्पष्ट नहीं किया। तो ये कंडीशन तो यहां में क्या दिखाई दे रही है? स्पष्ट दिखाई दे रही है कि तालिबान, हमें नहीं लगता कि महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगा, जागरूक होगा। बात करते हैं पाकिस्तान की भूमिका क्या है। पाकिस्तान की अगर मैं भूमिका की बात करूं इसमें, तो पाकिस्तान के लिए सबसे पहले मैं धार्मिक कट्टरवाद को डिस्कस करता हूं। अगर मैं धार्मिक कट्टरवाद की बात करूं तो पाकिस्तान में वर्तमान में शिया जो मुसलमान है उनके खिलाफ जो दबाव है वो बढ़ रहा है। पाक में जो शिया मुसलमान हैं उनके खिलाफ क्या बढ़ रहा है? वर्तमान में दबाव में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हाल के दिनों में जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर एक पार्टी थी, एक संगठन था जिसका नाम था पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, इस संगठन ने यह बोला है कि सुन्नी धर्म गुरुओं के प्रति श्रद्धा जो है, सुन्नी जो धर्म गुरु हैं इनके प्रति श्रद्धा क्या है?
अनिवार्य है। सुन्नी धर्मगुरुओं के प्रति जो श्रद्धा है लोगों की, वो अनिवार्य श्रद्धा रखना अनिवार्य है। इसका मतलब क्या है, तुम शिया को बाइकआउट करने की बात कर रहे हो या इग्नोर करने की बात कर रहे हो, तो इसे लेकर के भी पंजाब प्रांत में शिया विद्रोह या संघर्ष, हिंसात्मक संघर्ष चल रहा है। तो जब यहाँ ये शिया विरोध कर रहे हैं तो शिया और कमजोर पड़ते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, पाक में जब शिया मुसलमानों का शोषण होगा तो यहां तालिबान और ज्यादा क्या होगा, तालिबान का जो साहस होगा वो और ज्यादा बढ़ेगा। ध्यान रखना, मुसलमान दो उसमें होते हैं, एक सुन्नी जो अपने को कट्टरपंथी समझते हैं और एक शिया, ये अपने को मूल इस्लाम धर्मी समझते हैं। ठीक है ना, इसे आगे कभी डिस्कस कराएंगे। शियाओं को ये ऐसे ही समझते हैं कि ये तो इधर उधर जातियां इसमें मिलकर के शामिल हो गई हैं। ठीक है ना, तो अब ये चल रहा है कि भाई इसका क्या होगा, साहस बढ़ेगा, और जब इसका साहस बढ़ेगा तो ये बड़े पैमाने पर शोषण की अपनी हद को बढ़ाएगा। तो दोबारा से यहां जैसे 1980 के दशक में, 1980 और 90 के दशक में जो कम्युनिस्टों से परेशान होकर के अफगान लोगों ने पलायन किया था, वही पलायन की स्थिति जब तालिबान शोषण करेगा, तो तालिबान के शोषण के बाद भी अफगानिस्तान में क्या होगा, पलायन पाक की ओर क्या होगा, मूव करेगा। किसका पलायन होगा, अल्पसंख्यकों का पलायन होगा, महिलाओं का पलायन होगा। बात समझ में आ रही होगी। अब यही मैं पाक के राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करूंगा, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात करूं अफगान में, तो जब से दोहा एग्रीमेंट हुआ है, दोहा शांति जो समझौता हुआ है, तभी से पाक ने अफगानिस्तान में, तभी से जो पाक है वो अफगानिस्तान में राजनीति में क्या रहा है, सक्रिय रहा है। जहां तक ये देखा गया है कि अफगानिस्तान से तालिबान का जो प्रतिनिधि मंडल है उसने कई दौरे कहां के किए हैं, पाक के किए हैं, पाकिस्तान के कई दौरा किए हैं। और इसी का लाभ उठा करके पाक, इसी का लाभ उठा करके पाक इसका क्या उठाएगा, लाभ, और अफगान क्षेत्र पर अपनी पकड़ को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। तब तो निश्चित रूप से भारत को कुछ देखना होगा कि भाई अफगान में जब पाक की पकड़ मजबूत हो जाएगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अफगान में भारत के लिए एक अस्थिरता का दौर क्रिएट होगा। तो भारत के योगदान की मैं बात करूं, भारत की बात करूं अफगानिस्तान में, तो सबको पता है जब यूएसए अपनी सेना मूव करेगा, सेना को हटाएगा, तो एक भारी संकट अफगानिस्तान में क्या होगा, अफगानिस्तान में छाया हुआ दिखाई देगा, उत्पन्न दिखाई देगा। तो जब यहां अफगानिस्तान में भारी संकट होगा तो निश्चित रूप से जब पाक अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा अफगानिस्तान में, तब ये अफगान की जमीन को, अफगानिस्तान की जमीन को आतंकी गतिविधियों के लिए किसके लिए यूज करेगा, भारत के लिए यूज करेगा। और वर्तमान में यह भी देखा जा रहा था कि जो अफगानिस्तान सरकार है वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जो इंटरनेशनल मंच हैं, उन पर विभिन्न मुद्दों में किसका समर्थन करती है, ये भारत का समर्थन करती है। लेकिन जब तालिबान यहां आएगा और तालिबान से भारत के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं हैं, वो गड़बड़ाए हुए हैं, तो क्या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान में फिर तालिबान शासन आने पर भारत को समर्थन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसी अफगानिस्तान सरकार के सपोर्ट की वजह से
जो मध्य एशिया क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया क्षेत्र है, जहां हम अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इनकी बात करते हैं और भी ऊपर वाले क्षेत्र की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान के सपोर्ट से ही भारत अपनी मार्केट को मजबूत बनाए रखता है। भारत का जो बाजार मजबूत था इस क्षेत्र में, वो किसकी वजह से था? अफगानिस्तान के सपोर्ट की वजह से, ठीक है ना। क्योंकि चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भी अफगानिस्तान ने सपोर्ट किया है, दिलाराम से लेके जराज तक अपने यहाँ हाईवे बनवाया है, काबुल तक पकड़ करवाई है भारत की, अफगानिस्तान क्षेत्र में पूरे में मार्केटिंग करवाई है, और उससे ऊपर जाने के लिए अपने यहाँ से हाईवे दिया है अफगानिस्तान ने। बात समझ में आ रही है ना आपको? नहीं आ रही? क्योंकि पाक ने सपोर्ट नहीं किया। तो निश्चित रूप से जब तालिबान होगा तो यहाँ भारत की जो परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाओं में क्या आएगी? परियोजनाएं में गिरावट देखने को मिलेगी और ये नष्टता की ओर मूव करेंगी। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि भारत अफगानिस्तान में अपनी संस्कृति से जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है। भारत के लोगों की जो संस्कृति है, अफगानिस्तान उसे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे भारत की फिल्में देखना, भारत के नाटक देखना, भारत के जो धारावाहिक प्रोग्राम आते हैं उनको देखना, और मैच वगैरह का जो प्रोग्राम आता है उसको देखना, तो ये भारत की कल्चर से लोग क्या है, भारत के सिंगर को सुनना, तो इन कल्चर से एक दूसरे अफगानिस्तान और भारत जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, और ये कल्चर से जुड़ा हुआ जो रिश्ता होता है बहुत स्ट्रांग होता है। तो भारत की कनेक्टिविटी भी इस समय अफगानिस्तान के साथ काफी अच्छी थी या है। लेकिन जब यहाँ तालिबान शासन मूव करेगा तो निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और रणनीतिक रूप से और कूटनीतिक रूप से अफगानिस्तान की जमीन पर कमजोर दिखाई देगा। तो तब आगे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे की राह क्या है इसमें? तो आगे की राह की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पता है कि यूएसए जब सेना हटाएगा तो यहां क्या होगी? यूएसए के हटने पर अफगानिस्तान में भारी अशांति होगी। क्या होगी? भारी अशांति होगी। तब तो निश्चित रूप से यूएसए को यहां इंश्योर करके जाना होगा, सुनिश्चित करके जाना होगा, किसको? महिलाओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को। ये इंश्योर करना होगा यूएसए को तालिबान के साथ एग्रीमेंट के दौरान कि महिलाओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक जो महिलाओं को शिक्षा और रोजगार, समझ में आ रही नहीं आ रही, और आर्थिक सामाजिक मुद्दे, महिलाओं के प्रति आर्थिक सामाजिक मुद्दों का न्यूनतम मानक निर्धारित करके सुनिश्चित करके जाना होगा। यूएसए सेना हटने के बाद अफगानिस्तान राजनीति में, जब यूएसए सेना हटा लेगा अपनी अफगानिस्तान से, तो वो निश्चित रूप से अफगानिस्तान राजनीति में आर्थिक माध्यम से जुड़ा रहने की जरूरत है। उसे आर्थिक माध्यम से अफगानिस्तान के साथ जुड़े रहने की जरूरत है, जिससे अगर बीच बीच में तालिबान कोई शोषणात्मक शासन करता है महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति, तो वहां इंटरफेयर कौन कर सकता है? यूएसए वहां पुनः इंटरफेयर कर सकता है। तो अब हम क्या कहेंगे भारत के लिए? कि भारत के लिए जब भारत को यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि अफगानिस्तान का परिवेश बदल रहा है, तो बदलते हुए परिवेश में भारत को निश्चित रूप से अफगानिस्तान सरकार को साथ लेकर के, अफगानिस्तान सरकार को साथ लेकर के तालिबान के से वार्ता पर कुछ विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि तालिबान के साथ रह करके अफगानिस्तान में विकास या शांति कैसे कायम की जा सकती है। शांति कायम, तो शांति कायम मैं अपने हिसाब से बात करूं तो 3 पिलर पर आधारित है। शांति कायम के कितने पिलर होंगे अफगानिस्तान में? 3 पिलर होंगे, और ये 3 पिलर 4 तत्वों
पर निर्भर 4 तत्वों पर आधारित होंगे। ये 4 तत्व होंगे विकास का, पिलरों में विकास के तत्वों की बात होनी चाहिए, ठीक है ना, डिफेंस की बात होनी चाहिए, कूटनीति की, डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए, कूटनीति जिसे बोलते हैं, हमारी बात नहीं आ रही, तो विकास, डिफेंस, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, और नेक्स्ट लोकतंत्र, जहां शासन हो तो वो किसका हो, डेमोक्रेसी का होना चाहिए, डेमोक्रेसी की बात करें। तालिबान भी बने, तालिबान की भी सरकार आए तो वो डेमोक्रेसी के माध्यम से आनी चाहिए, चुन करके आनी चाहिए, और सभी की इसमें क्या हो, पार्टिसिपेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय क्यों ना हो। अगर मैं इसी 3 पिलर के विकास की बात करूं, ये 4 एलिमेंट पर आधारित हैं, वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो सस्टेनेबल स्टेट होना चाहिए, सतत राज्य की अवधारणा पाकिस्तान में और उसमें अफगानिस्तान में कायम होनी चाहिए। इसका मेरा कहने का मतलब यहां है कि ये जो सभी पब्लिक गुड्स हैं, वो सभी पब्लिक गुड्स जो हैं अफगानिस्तान के सभी हिस्से में प्रोवाइड होनी चाहिए। पब्लिक गुड की जब हम बात करते हैं तो जैसे बच्चों पानी, बिजली, सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब बुनियादी वस्तुएं, ये सभी को मिलनी चाहिए। ये बात होती है सतत राज्य की अवधारणा में। वहीं मैं सेकंड बात करता हूं पिलर की, तो सेकंड पिलर है इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का मतलब है कि सभी की यहां भागीदारी होनी चाहिए और सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए, और शासन में सभी लोग अपनी भागीदारी करें, चाहे वो ताजिक हों, चाहे वो पाश्तून हों, है ना, चाहे वो हजारा हों और चाहे वो उज्बेक हों, तो सभी को क्या होना चाहिए, यहां साथ लेकर के चलना चाहिए। और अफगानिस्तान को सपोर्टिव, तीसरा अगर मैं बात करूं तो सपोर्टिव एनवायरमेंट वर्ल्ड के सामने, विश्व के सामने पेश करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को ऐसा लगना चाहिए कि अफगानिस्तान अपने हित के अलावा बड़ी बड़ी शक्तियों के हित में भी बात और समर्थन करता है, जिससे क्या होगा कि अब कोई बाहरी शक्ति अगर अफगानिस्तान में एंट्री करेगी तो जिन शक्तियों को ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान अब सभी के हित की बात करता है तो वो इसका क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी, और कोई बाहरी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करने से क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान की जो आंतरिक राजनीति है वहां स्थिरता देखने को मिलेगी, वहां विकास देखने को मिलेगा, वहां सभी की सतत भागीदारी होगी, वहां इंक्लूसिव सपोर्टेड के माध्यम से, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के माध्यम से, वहां सस्टेनेबल स्टेट की अवधारणा कंसेप्ट के माध्यम से जो अफगानिस्तान है उसमें पीसफुल एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्या होगा, कायम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे इराक सरकार थी, तो इराक में क्या हुआ था, असद की सरकार ये देखी जा रही थी इराक में कि जो असद की सरकार थी वो बहुत ही अस्थिर हो गई थी, लेकिन वहां धीरे धीरे सभी समुदायों ने क्या किया, सपोर्ट किया। तो आज जो इराक है, सीरिया की जो बात कर रहे हैं इराक की, तो सीरिया में आज फिर से किसकी सरकार है, असद की सरकार कायम है। तो हमें निश्चित रूप से ये भी देखना होगा कि जो तालिबान है उसे सरकार में भागीदारी दें, कोई बात नहीं है, तालिबान सरकार में आए, लेकिन वो मूल्य कौन से होने चाहिए, वो मूल्य लोकतांत्रिक होने चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से यदि तालिबान आता है तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र पर महिलाओं की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा और उनके हितों के प्रति जो अधिकार हैं उनमें भी सुधार देखने को मिलेगा और अफगानिस्तान में चैन और अमन कायम होगा। इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को यहीं छोड़ते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं आपको मेंस का, जो आपको लिखना है इस इशू पे। बच्चों लिखना जरूर है आपको, ठीक है ना, क्योंकि मेंस के लिए ही आप पढ़ रहे हो। तो लिखिए तालिबान यूएसए शांति वार्ता के बाद, क्वेश्चन है तालिबान यूएसए शांति वार्ता के बाद,
तालिबान यूएसए शांति वार्ता के बाद यूएसए द्वारा अफगान से अपनी सेना हटाने पर अफगान में शांति एवं महिलाओं अधिकारों पर चर्चा कीजिए, एवं महिलाओं के अधिकारों पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है वो 250 वर्ड में आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद और जय भारत।